नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें है एक आरबीआई की डिजिटल करेंसी और मोरबी पुल दुर्घटना। इन दो घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि गुरु तुम कौन। तो हम ये आप यहाँ मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ये हम आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे ये वाले टॉपिक। तो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो ये डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक हम जिस प्रकार की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं वो एक भौतिक मुद्रा होती है। हम हाथ में पैसे को ले सकते हैं और डिजिटल माध्यम से भी उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रही है। आरबीआई ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके माध्यम से भौतिक करेंसी का कंसेप्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ आपने गौर किया हो तो आरबीआई ने पायलट डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो एक टर्म आता है ये पायलट क्या है, और एक टर्म आता है ये डिजिटल करेंसी क्या है। तो पायलट का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे भारत सरकार जब कोई परियोजना शुरू करती है तो क्या करती है, पूरे देश में एक साथ लागू नहीं करती, पहले किसी एक विशेष क्षेत्र में उसको लागू करेगी। ठीक, विशेष क्षेत्र में लागू करने के बाद देखेगी कि उसका रिस्पॉन्स क्या है और किस हद तक वो परियोजना सफल हो पा रही है। अगर वो परियोजना प्रॉपर सफल हो पा रही है तो फिर उसको पूरे देश पर लागू किया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में और समय विशेष के लिए जो परियोजना शुरू की जाती है उसको पायलट परियोजना बोलते हैं। ऐसे ही आरबीआई ने क्या किया है, एक पायलट परियोजना शुरू की है, ये सीबीडीसी मतलब, सीबीडीसी का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं सीबीडीसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका अर्थ क्या हुआ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक, तो ये हमारी सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। अब ये है क्या, पहले तो ये होलसेल और रिटेल इन दो तरीकों से काम करेगी, ये दो तरह की होगी। तो अभी जो पायलट परियोजना के तौर पे इसको शुरू किया गया है वो होलसेल में किया गया है। होलसेल मतलब कि कुछ बैंक होंगे और कुछ एनबीएफसी होंगी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे अपने वित्तीय लेन देन के लिए। अभी ये हमारे और आपके लिए उपलब्ध नहीं है। जब ये डिजिटल करेंसी होलसेल के लिए सफल रहेगी तो फिर हमारे और आपके लिए भी उपलब्ध हो पाएगी, और फिर हम और आप चाय पीने के लिए इसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये होगा कैसे, अच्छा ये कौन कर रहा है, तो ये आरबीआई ने इसके लिए इन 9 बैंकों को सिलेक्ट किया है। आप इनकी लिस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये 9 बैंक जो हैं वो डिजिटल करेंसी का सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगे। इसके बाद ये काम कैसे करेगा, तो जैसे कि हमारे अभी मोबाइल वॉलेट होते हैं उसी प्रकार से ये भी होगा। लेकिन अभी के मोबाइल वॉलेट में और इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें रखी हुई ये जो ई करेंसी होगी उसको हम अपने हाथों में लेके नहीं देख पाएंगे। वो केवल आपके मोबाइल वॉलेट में रहेगी और वहां से आप उसका ट्रांजेक्शन कर पाओगे। ठीक, तो हाथ में नहीं ले पाएंगे। तो इससे एक फायदा क्या होगा कि इसमें नकदी रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जब आप जेब में नकदी नहीं रखोगे तो चोरी होने का या गिर जाने का भी खतरा नहीं रहेगा। आप केवल मोबाइल वॉलेट में उसको रखोगे और उसी से आप उसका ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो ये मोबाइल वॉलेट बनेगा कैसे, तो आरबीआई इसके लिए एक वॉलेट या फिर एक ऐप लॉन्च करने वाला है, वो बना रहा है, फिर उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके और क्या लाभ हो सकते हैं, आपको क्या है, बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं रहेगी, आपको बैंक खाता नहीं रखना पड़ेगा, आप सीधा मोबाइल वॉलेट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशलेस पेमेंट, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। नकदी पर निर्भरता घटेगी, हमने अभी चर्चा की। अब नकदी जो रहती है उसको छापने की अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। तो जो 2000 का नोट या 500 का नोट छपता है उस नोट को छपने की भी कीमत होती है। तो उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, नोट छापने की जो लागत है वो नहीं रहेगी। तो आरबीआई पे और सरकार पे जो वित्तीय बोझ बढ़ता है वो भी नहीं रहेगा। और ये जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी है, नगद अर्थव्यवस्था घटाने के लक्ष्य पाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से रहेगा। अब इसके क्या और नफे नुकसान हो सकते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। क्योंकि अगर नुकसान की हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें यूज टू नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी या दादाजी लोग इस तरह की करेंसी पर या इस तरह की मुद्रा पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो कैश लेन देन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते। उनको डर लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए और हमारा पैसा कहीं गलत हाथों में ना चला जाए।
एक ये खतरा रहेगा। दूसरा, बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं देश में जहां पर इंटरनेट का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो लोग कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, इंटरनेट से अवेयर नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अवेयर नहीं है, कैसे कर पाएंगे। जो सीबीडीसी है हमारी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक, क्रिप्टो करेंसी मतलब आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का कितना बूम चला। ये वो करेंसी है जो कि अपने देश की सरकार ने या आरबीआई ने इसको ऑथेंटिक नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ या बिटकॉइन हमारे यहाँ पर लीगल नहीं है। आप अगर इस प्रकार का लेन देन करते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो भारत देश में इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी करेंसी नहीं डिक्लेयर की गई है। ठीक, तो फिर होगा क्या, ये जो सीबीडीसी है हमारा एक लीगल टेंडर होगा। अब एक ये नया टर्म आ गया लीगल टेंडर, तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप याद कीजिए वो 8 नवंबर 2016 का भाषण, जब मोदी जी ने कहा था रात में कि आज रात मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये लीगल टेंडर मतलब क्या होता है, तो जब लीगल टेंडर की हम बात करते हैं तो इसका आशय ये है कि ऐसी मुद्रा जिससे उस देश में, संपूर्ण देश में वित्तीय लेन देन किया जा सकता है और कोई भी इस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। अगर हम बोल रहे हैं कि 500 रुपए का नोट जो है वो हमारा लीगल टेंडर है, तो इसका आशय ये है कि इस 500 रुपए से पूरे भारत देश में आप कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकते हैं और कोई इस 500 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकता। ये होता है लीगल टेंडर का अर्थ। अब अगर इकोनॉमी के टर्म में हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो लीगल टेंडर कोई मुद्रा कब होगी, जब वो 2 शर्तों को एक साथ पूरा करेगी। तो 2 शर्तें वो कौन सी हैं, पहली तो ये है कि वो फिएट मनी होनी चाहिए। अब ये फिएट मनी क्या है, हम इसको भी थोड़ी देर में अभी समझ लेंगे कि फिएट मनी क्या होता है। और वो ठीक, और इसके बाद वो मुद्रा अगर लीगल टेंडर है तो वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। ठीक, वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध रहेगी। अगर ये 2 कंडीशन है तब हम उसको बोलेंगे कि वो लीगल टेंडर हो सकता है। ठीक, अब वित्तीय लेन देन तो आपको पता है कि भाई हाँ कोई मना नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी वो मनी है जिसको किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है। ऑथेंटिक व्यक्ति मतलब जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर राजा रानी होते हैं वो लोग, भारत की हम बात करें तो यहाँ पर सरकार है या फिर कोई सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है। अगर ये लोग किसी प्रकार की मुद्रा जारी कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा फिएट मनी। जैसे कि भारत सरकार जो है वो 1000 रुपए तक के सिक्के और 1 रुपए का नोट, तो सिक्के और 1 रुपए का नोट ये भारत सरकार जारी करता है। और हमारे यहाँ उसके अलावा जितने भी सारे नोट हैं वो कौन कर जारी करता है, वो आरबीआई जारी करता है। तो ये जो है ये फिएट मनी कहलाएगा। ठीक है, अब सिक्के और जो नोट हैं वो फिएट मनी है। अगर इन सिक्कों से और इन नोटों से वित्तीय लेन देन आप कर पा रहे हो, कोई चीज आप खरीद पा रहे हो, तब ये लीगल टेंडर होगा। ठीक, तो अब आप ये बताएं कि ये जो 500 रुपए के और 1000 रुपए के पुराने नोट हैं क्या वो लीगल टेंडर हैं, तो लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो वैसे डिक्लेयर कर चुके थे कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जो हैं, 500 के और 1000 रुपए के पुराने नोट, क्या ये फिएट मनी है, तो हाँ ये फिएट मनी तो है। फिएट मनी क्यों है, क्योंकि इनको आरबीआई ने जारी किया था, तो फिएट मनी है। लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि अब इन पुराने नोटों से हम वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। आप पुराना 500 का नोट लेके जाओगे किसी दुकान पे कि हमको ये फला सामान खरीदना है, तो वो उस नोट को लेने से मना कर सकता है। ठीक, तो अब जैसे कि हम बताएं कि ये आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुना होगा, बैंक में डीडी बनाते हैं, बैंक से चेक भी बनता है। अब आपका होमवर्क है कि आप ये बताएंगे क्या ये फिएट मनी का हिस्सा होंगे, और अगर फिएट मनी का हिस्सा है तो क्या ये लीगल टेंडर भी होंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि डीडी और चेक जो है, ऑप्शन ए क्या ये फिएट मनी है, ऑप्शन 2 क्या ये लीगल टेंडर है, ऑप्शन 3 क्या ये दोनों है, ऑप्शन 4 क्या ये दोनों नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे आप विचार कीजिए, ये आपके लिए फूड फॉर थॉट है। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी खबर है वो है मोरबी पुल दुर्घटना। मोरबी पुल दुर्घटना बहुत न्यूज में है, आपने सुना होगा ये दुर्घटना कहाँ हुई है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो क्या होगा कि मोरबी दुर्घटना किस राज्य में हुई है, तो राज्य आपको पता है कहाँ हुई है, गुजरात में हुई है। ठीक,
तो गुजरात में ये मोरबी पुल की दुर्घटना हुई है। ये सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज मतलब वो झूले वाला पुल जो होता है वो सस्पेंशन ब्रिज कहलाता है। तो ये मोरबी पुल गुजरात में है। किस नदी पर बना है? तो ये मच्छू नदी पर निर्मित है। कब बना था? तो ये बना था 1879 में। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। मोरबी पुल दुर्घटना किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। किस नदी पर ये पुल बना है? तो ये मच्छू नदी पर बना है। कब ये पुल बनाया गया? 1879 मतलब 1879 में। किसने बनाया? तो ये बनाया मोरबी के पूर्व शासक जो थे बाघजी राव ने। ठीक, और ये विक्टोरियन लंदन के स्टाइल में बना हुआ है। यूरोप से ही इसके लिए सामान बुलवाया गया था और बहुत मजबूत पुल बना था। ठीक, लगभग 145 साल पुराना ये बिल है, अब जाके ये टूटा है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि ये पुल कब टूटा? तो ये 30 नवंबर 2022 को ये पुल टूटा है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार MPPSC में पूछा गया था। को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन जेरूसलम को उन्होंने राजधानी डिक्लेयर किया था। तो किस डेट पर यह अनाउंस किया था, वो क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, आप ये देख सकते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद ये देखिए, ये है हमारा झूलतो पुल, उसको झूलतो पुल भी बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पर एक किला है, देवरागढ़ का किला। यहाँ से लेकर ये एक लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसको जोड़ते हुए ये पुल इस नदी पर ऐसा बना हुआ था। ठीक, तो ये बीच में टूट गया है। बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। लगभग 150 से आसपास लोग, 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें। 2 खबरों के बारे में हमने डिस्कस किया। पहली खबर थी हमारी डिजिटल करेंसी आरबीआई ने जो लॉन्च की है। दूसरी मोरबी पुल दुर्घटना। ठीक, अगर इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी प्रकार का डाउट अगर आपको रहता है या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो उम्मीद है कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।